बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक्सीडेंट को तकरीबन 15 रोज़ गुजर चुके थे। उसके लाख वावेला मचाने पर भी शहरियार ने 10 गार्ड्स उसके साथ हर वक्त के लिए तैनात कर दिए थे। यूनी में भी राशिद साहब की मदद से उसने सारे गार्ड्स को यूनी में यहाँ तक के क्लासरूम के अंदर तक की परमिशन ले ली थी। वो जब भी बाहर निकलती एक गाड़ी अक्सर उसके ताक़ुब में रहती। वो जानती थी कि बहराम शाह की गाड़ी है, मगर गार्ड्स की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे। इतवार की छुट्टी होने की वजह से सभी घर पर थे। जमाल फैमिली का लंच आज उनकी तरफ था, इसलिए सुबह से ही सब ख्वातीन मिलकर खाने की तैयारियां कर रही थी। बसीर शाह, उनका बेटा और बहू भी आए हुए थे बहराम के लिए रामिन का रिश्ता लेकर, कि वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते थे। वो हवेली की छत पे खड़ी उस वक्त भी बहराम की गाड़ी हवेली से कुछ फासले पे खड़ी देख रही थी। चलो आज इस तमाशे को ख़त्म करते हैं, बड़बड़ाती वो नीचे आई। अदीत को बताकर एक मुलाजमा को साथ लिया और दबे पाँव पिछले दरवाजे से निकली। एक लंबा चक्कर काटकर वो उसके पास से ऐसे गुजर गई जैसे उसने देखा ही ना हो। वो दोनों बातें करती जा रही थी कि उसे अपने पीछे आता देखकर अमसाल मुस्कुराई। कदरे खाली जगह पर उसने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर एक झटके से अमसाल को अंदर खींचा, और ये जा वो जा। पीछे होंक बनी मुलाजमा को होश आया और वो हवेली की तरफ सरपट दौड़ी। बीवी जी, वो अमसाल बीबी। जब मुलाजमा ने हॉल में दाखिल होते हुए अटक अटक कहा, क्या हुआ अमसाल को। मुस्तफ़ा शाह बेख्तियार उठे थे। वो साहब जी, अमसाल बीबी को ना बहराम शाह अगवा करके ले गए हैं। मुलाजमा ने हाँफते काँपते बात मुकम्मल की। या अल्लाह खैर। बीजान ने सीने पे हाथ रखा। बाकी सब भी बेख्तियार खड़े हो गए थे। उन सब में अगर नॉर्मल थे तो वो शहरियार, अदीत, बाजिल और आसिम शाह थे। सबको उन्हें इतना पुरसुकून देखकर हैरानी हुई। अदीत शहरियार और आसिम शाह को बता चुका था। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। शहरियार ने गहरी सांस ली। आसिम, पता करो कहाँ लेकर गया वो खबीस। अब ऊंची हरकतों पर उतर आया है वो कमीना। देख रहे हो तुम अपने पोते के करतूत। अगर हमारी पोती को खराश भी आई ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा शाह बशीर शाह पर गरजे। लगता है वाकई ज़िंदगी से तंग आ गया है जो यूँ उसके पीछे पड़ गया है। अदीत ने शहरियार की तरफ झुकते हुए मोबाइल निकाला तो वो मुस्कुरा दिया, जिसे देखकर बीजान को अचंभा हुआ। ए हाय, तुम्हारी बहन को वो अगवा करके ले गया है और तुम मुस्कुरा रहे हो। बीजान ने उन्हें टोका। आप अमसाल की फिक्र मत करें, जो उसने करना था वो पहले बेखबरी में कर गया। वो ठीक होगी। जो लेकर गया है बस उसकी ज़िंदगी की दुआ करें। अदीत ने हंसते हुए कहा तो सबने उसे अजीब अंदाज में देखा। बसीर शाह मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े मुस्तफ़ा शाह की घनगरज सुन रहे थे। अदीत ने अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए बाजिल को पकड़ाया और उसे दीवार पर लगी LED के साथ अटैच करने को कहा। अगले ही लम्हे स्क्रीन रोशन हुई और उस पर एक कमरे का मंजर दिखाई देने लगा, जिसमें अमसाल एक कमरे में टहल रही थी। उसने शायद उसे आम सी लड़की समझकर बांधने का तकल्लुफ़ नहीं किया था। सब हैरानगी से उसे LED को देख रहे थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। बहराम शाह को अंदर आते देखकर अमसाल ने अनजान बनने की हद कर दी थी। जाहिर सी बात है, तुम्हें अगवा करके लाया हूँ तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तो नहीं लाया। वो क्या है ना, मुझे तुम जैसी हसीन लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और मैं वक्तन फ़वक्तन उन्हें खराज पेश करता रहता हूँ। बहराम शाह खबासत से मुस्कुराया। और तुम्हारी तो फिर बात ही अलग है। कहा भी था कि उस एसपी को छोड़ दो। इज्जत से अपनाना चाहता था। अब जबकि तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो मैं भी देखता हूँ एक अगवाशुदा लड़की को अपने निकाह में कैसे रखता है। उसकी बात सुनकर आदिल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। हाय अल्लाह, तुम मुझे अगवा करके लाए हो। अमसाल ने ताली मारी तो उसकी आंखें पूरी खुली। ओ गॉड, तुम्हें पता है मुझे अगवा होने का कितना शौक था। मैं अक्सर सोचती थी कि जैसे फिल्मों ड्रामों में होता है वैसे कोई मुझे भी अगवा करे, मेरे सर पे बंदूक रखे और कहे, देखो लड़की, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो चुपचाप निकाहनामे पर साइन कर दो। और मैं रोते रोते साइन कर देती। फिर वो मुझे लेकर मेरे घर आता और आके डंके की चोट पे मेरे बाबा से कहता, ससुर जी, मैंने आपकी बेटी से निकाह कर लिया, अब ये मेरी अमानत है। मामा तो सुनते ही झट से गिरती और पट से बेहोश हो जाती। पापा मुझे दिलासा देते, कुछ नहीं होता बेटा, मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। हाय अल्लाह, कितना मज़ा आता ना। आंखें और हाथे फैलाए वो पुरजोश होकर अपने अगवा का नक्शा खींच रही थी। वो आंखें फाड़े उसकी चलती ज़बान और एक्साइटमेंट देख रहा था। हवेली वाले भी स्क्रीन पर उसकी इस ख्वाहिश को सुनकर शौक थे। उसकी आखिरी बात सुनकर राशिम शाह ने हल्का सा कहका लगाया। लो जी, जो अगवा हुई है जब उसे ही कोई एतराज़ नहीं तो हम यहाँ
आप कौन होते हैं? बहराम शाह की माँ जीनत बेगम ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है ना? लगता है एक्सीडेंट से तुम्हारे सर में चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी लगी है। बहराम शाह ने बेसाख्ता उससे पूछा। मेरा तो ठीक है, अलबत्ता तुम्हारा ख़राब लगता है जो मुझे उठा लाए हो, अमसाल ने बड़बड़ाई। कुछ कहा क्या? नहीं, तुम बताओ, तुम कुछ कह रहे थे शायद। पहले तो वाकई ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मगर अब इरादा बदल दिया है। वैसे भी मेरे घर वाले तुम्हारी कजिन के रिश्ते के लिए गए हुए हैं, तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम गुजारना है। ताउन करोगी तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। उसकी बात सुनकर लाउंज में बशीर शाह ने खा जाने वाली नज़रों से अपने बेटे को देखा था। मुस्तफ़ा शाह ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया हुआ था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। रिलैक्स दादा जानी, भरोसा रखे, कुछ नहीं होगा उसे। मैं ऑलरेडी वहाँ पर सिक्योरिटी भेज चुका हूँ, बस एक कॉल की देर है। अदीद ने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए आगाह किया। ओह, कोई बात नहीं, धमकी क्यों दे रहे हो? वैसे भी काफ़ी दिन हो गए, मैंने भी एडवेंचर नहीं किया। ताउन तो ऐसा करूँगी कि आज तक ना ही किसी ने किया होगा ना देखा होगा। अमसाल ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर सीधी की और बाजू ऊपर किए। शहरियार ने सोफे की पीछे की जानिब टेक लगाते हुए टांग पे टांग चढ़ाई। वो उसके हर अंदाज को अच्छे से पहचानता था। आखिर को उसका उस्ताद रह चुका था और अपने शागिर्द पर पूरा भरोसा था, जबकि बाकी सब उसकी बात सुनकर शॉक हुए थे। जैसे वो सरशार सा आगे बढ़ा, वो भूखी शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी और उससे पहले कि वो संभलता, वो उसके चेहरे का नक्श बदल चुकी थी। लाउंज में सभी अफराद हक्का भक्का बैठे स्क्रीन को देख रहे थे, जहां वो बहराम शाह को अपना पंचिंग बैग समझकर मार रही थी। टाउन चाहिए था ना, अब क्या हुआ? मैं तो कर रही हूँ, तुम भी तो थोड़ी हिम्मत करो ना, अमसाल ने उसे किक मारते हुए कहा। बहराम शाह की माँ ने बेसाख्ता अपने सीने पे हाथ रखा था। हरामजादे, तू जानता नहीं उठा के किसे लाया है? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी मारी गई गोली और करवाया गया एक्सीडेंट भूल जाऊंगी? कहा था ना कि एक बार में सारे हिसाब चुकाऊंगी। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी ज़िंदगी अपने मर्द होने पर शक करते रहोगे। उसने एक और किक लगाई थी। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अमसाल राशिम शाह को अगवा कर सके। तुझे क्या लगता है तूने मुझे अगवा किया है? आज अगर मैं बगैर गार्ड के निकली हूँ तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग सेट करने के लिए। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कोई नीच हरकत करोगे। सच्ची कहूँ तो जब जब सामने आते थे ना, तो पता नहीं क्यों खामखा तुम्हारी दुर्गत बनाने को दिल करता था। तो मैंने सोचा कि चलो, तुम पर हाथ साफ करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो क्या कहते हैं कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। तुझ जैसे कुत्ते को सीधा करना अमसाल शाह के बाएं हाथ का काम है। अमसाल ने गुर्राते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ लगाया। वैसे ऐसी फेटनी तो तुमने थाने में भी नहीं लगाई होगी आज तक। सच में बहुत मज़ा आ रहा है। जब भी तुम्हारे साले इतने सुकून से बैठे थे, अमान ने आदिल के कान में कहा तो वो मुस्कुराया। घटिया इंसान, अब तक तू जितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर चुका सो कर चुका। अब आइंदा के लिए तुम्हें इस काबिल नहीं रहने दूंगी। उसकी मार खा के वो नीम बेहोश हो चुका था। उसको बेहोश होते देखकर उसने पास पड़ा पानी का जग उसके ऊपर उल्टा दिया तो उसने करहाते हुए आंखें खोली। चल अब बोल, कहाँ जाना है, अस्पताल या हवेली? लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले एक बात याद रखना, अगर तू अस्पताल जाना है ना तो इतनी मार और खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरा 10% गुस्सा भी नहीं उतरा। और अगर हवेली जाना है तो याद रखना, मेरे 3 भाई, शोहर और 2 कजिन्स हैं, ताया, दादा जानी और बाबा जानी। कुल मिला के ये 10-11 लोग बनते हैं और इतने ही जमाल शाह फैमिली के हैं। अगर उन सब का एक एक थप्पड़ भी पड़ा ना तो तू गुंधा हुआ आटा बन जाओगे, चाहे कोई चपाती बना ले या चाहे कोई पराठा। अमसाल ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर खींचे। हवेली जाना है, बहराम शाह ने अटकते हुए कहा। उसने सोचा हवेली जाकर किसी तरह जान बख्शवा लेगा, मगर उसके हाथों मजीद दुर्गत सहने की हिम्मत नहीं थी। इस वक्त तो उसे किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। रह रहकर उस लम्हे को कोस रहा था जब उसने उलझने का सोचा। अभी तक बाहर से भी उसकी मदद को कोई नहीं आया था। जिस जगह वो मौजूद था वहाँ पर ड्राइवर और उसके चंद गार्ड्स के अलावा कोई नहीं था। कमरा चूँकि साउंड प्रूफ था तो बाहर आवाज़ न जा सकी। अले मेरे बेबी को हवेली जाना है, माशत के माँ वाली, अभी चलते हैं। उसकी बात पर लाउंज में सबकी हल्की सी हंसी गूंजी थी। इधर उधर देखने के बाद जब कुछ न मिला तो खिड़की का पर्दा खींचा, उसको 2 हिस्सों में दरमियान में फाड़ा और आधे से उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे की जानिब बांधकर और बाकी का आधा उसके मुंह पर बांधा। उसको वहीं छोड़कर वो बैठ के दराज की तलाशी लेने लगी। उसमें से कुछ ना पाकर वो अलमारी की तरफ बढ़ी। उसको खोला तो उसमें उसे पिस्तल पड़ी नजर आई। उसको उठाकर चेक किया तो उसमें 6 गोलियां थी।
पिस्टल को लोड करके एक हाथ में पकड़ा और दूसरे से बहराम शाह को गिरबान से पकड़ा और खींचती बाहर ले गई। स्क्रीन पर देखते सभी अफराद जो अभी तक मुंह खोले उसको पीटता देख रहे थे, यूं बेखौफी से पिस्टल को चेक और लोड करते देखकर उनकी आंखें फैली थी। जैसे ही वो बाहर निकली, बहराम शाह के गार्ड्स हैरत से मरने वाले हो गए। जो हालत वो उसकी तवक्को कर रहे थे वो बहराम शाह की थी, और वो लड़की उनके बॉस को गिरबान से पकड़कर खींचते हुए ला रही थी। होश में आते ही वो उसकी तरफ दौड़े। ए लड़की, रुको, कहाँ जा रही हो? और ये बॉस को क्या हुआ है? इनमें से एक ने कहा। कुछ नहीं, थोड़ा सा रोमांस किया था तुम्हारे बॉस के साथ, लेकिन ये बेचारा सह नहीं पाया, इसलिए ऐसी हालत हो गई है, और अभी इसे इसके ना होने वाले ससुराल लेकर जा रही हूँ। अमसाल ने मुस्कुराते हुए उसकी बिगड़ी हालत की तरफ इशारा किया तो उनमें से एक ने मुस्कुराहट छिपाने के लिए रुख मोड़ा। लड़की, बॉस को छोड़ो, वरना उसको शायद वफादारी का जोश चढ़ा था। इससे पहले वो आगे मजीद बोलता, अमसाल ने उसकी टांग का निशाना लेते हुए गोली चला दी। बीजान ने दहलकर अपने सीने पे हाथ रखा। अब अगर और किसी को वफादारी के कुत्ते ने काटा है तो आओ, पहले तुमसे निपट लूँ। अमसाल गुर्राई तो सब पीछे हट गए। गाड़ी की डिक्की खोलकर उसने बहराम शाह को पटका तो उसकी किराह बुलंद हुई। चाबी दो, अमसाल ने एक तरफ खड़े ड्राइवर से कहा तो उसने खामोशी से चाबी दी। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ाई। 10 मिनट बाद धार से हाल का दरवाज़ा खुला और अमसाल एक हाथ में पिस्टल पकड़े दूसरे हाथ से बहराम को घसीटते हुए अंदर लाई और लाकर मुस्तफ़ा शाह के कदमों में फेंका। ये ले दादा जान, आपका होते होते रह जाने वाला दामाद। अमसाल ने हाथ झाड़े। सभी आंखें फाड़े, कभी अमसाल को देखते तो कभी मुस्तफ़ा शाह के कदमों में पड़े बहराम शाह को, जिसकी हालत बदतर थी। सारा मुंह नील और सूजा हुआ और मुंह से खून निकल रहा था। वो नीम बेहोशी की हालत में पड़ा कर रहा था। यार आशी, आपको कुछ खाने को तो दे, बहुत भूख लगी है। इस कमीने को भी सिर्फ अगवा करने का पता था, ये नहीं हुआ कि कुछ खाने का ही बंदोबस्त कर लेता। कब की निकली हुई हूँ। अमसाल ने वापस अपनी टून में आते हुए आयशा से कहा और पिस्टल आदिल की तरफ फेंका, जिसे उसने कैच कर लिया था। हद हो गई, इस लड़की को इस सिचुएशन में भी खाने की पड़ी है। आदिल दांत पीस के रह गया। यार आप लोग खड़े क्यों हैं? ले जाएं इसको, पट्टी वट्टी करवाएं, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। कसम से अंकल, मेरे हाथों में अभी भी बहुत खुजली हो रही है। अमसाल ने बशीर शाह की तरफ देखते हुए कहा तो उनके बेटे ने सहारा देकर उसे उठाया और बाहर ले गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मुस्तफ़ा, प्लीज़ माफ़ कर दो। बशीर शाह ने निदामत से सर झुकाते हुए कहा, तुम्हारे पोते की वजह से हमारी लाडली मुश्किल में पड़ गई थी। 2 बार उसने उसकी जान लेने की कोशिश की है। इससे पहले मैं दोस्ती और रिश्तेदारी को भूल जाऊँ, तुम लोग जा सकते हो। हमारी पोती ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वरना वो कमीना यहाँ से जिंदा ना जाता। छोड़े ना दादा जानी, इन सब में इनका क्या कसूर जो आप इन्हें डांट रहे हैं। अमसाल उनकी शर्मिंदा सूरत देखी तो मुस्तफ़ा शाह को टालना चाहा। नहीं पुत्र, गलती हमारी है, हम अपने पोते के कॉल फेल के जिम्मेदार हैं। तुम भी हमें माफ़ कर देना, और लड़की को तुम जैसा ही होना चाहिए, बाहिम्मत और पुरअदमार। तुमने ठीक कहा था, लड़कियों को हर बात अपने बाप भाइयों की तरफ लेकर नहीं भागना चाहिए। जैसी भी सूरत हाल हो खुद ही संभालना चाहिए। मुझे फ़ख्र है तुम पर, अल्लाह सलामत रखे। बशीर शाह उसके सर पर हाथ रखते हुए बाहर निकल गए। वो उछलती कूदती जाके अदीद के पास जा बैठी। कहा था ना कि इस बार खाली हाथ नहीं जाएगा। उसके बाद सुनकर अदीद ने कहका लगाया, आई एम प्राउड ऑफ यू। अदीद ने हंसते हुए उसको अपने साथ लगाया। बहू, आज तो तू मुझे बता ही दे कि तूने इसे क्या खा के पैदा किया है। बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई सारिया, आज तो तू मुझे भी जानना है। सुरैया शाह को भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो बेसाख्ता हंस दी। एसपी साहब, तुम्हारा कुछ गुस्सा कम हुआ या नहीं? काफ़ी का मग टेरिस पर खड़े आदिल को पकड़ाते हुए अमसाल ने पूछा। तुम कम होने की बात करती हो, मेरे तो दिल में ठंडक पड़ गई है। इतना तो शायद मैं भी उसका हुलिया ना बिगाड़ पाता जितना तुमने बिगाड़ा है। लेकिन एक बात है, मुझे अब थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। क्या पता कब तुम्हारा दिमाग घूम जाए और तुम मेरा हशर नशर कर दो। उसकी बात पर अमसाल हंसी। तुम पर हाथ उठाती अच्छी लगूंगी भला? तो क्या जूतों से मारोगी? हा, तुम मुझे ऐसा समझते हो? कोई ऐसा वैसा? एक बात बताओ, उस दिन जब मुझसे चाय गिरी थी तो तुमने रो रो कर दरिया बहा दिए थे, और अब बहराम से गोली खाकर भी मजबूत रही। ऐसा क्यों? जब पास कोई संभालने वाला ना हो तो खुद को खुद ही देखना पड़ता है। लाड और नाज की मिजाज वहीं दिखानी चाहिए जहाँ तवक्के हो कि कोई आगे बढ़कर आपको संभाल लेगा। और वैसे भी हमदर्दी या बटोरना भी कोई चीज़ होती है। आखिर बात पर उसने शरारत से आंख दबाई। बड़ी ही कोई ड्रामेबाज लड़की हो। ही। आदि, परसों दावत है, तुम्हें पता है इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे और तुम दोनों कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगे। आदिल ने उसकी बात काटी।
क्या है भाई, पूरी बात तो सुनो। अमसाल ने उसकी बाजू पर मुक्का मारा। लड़की, थोड़ी तमीज़ कर लो, शोहर हूँ तुम्हारा। आदिल ने जताने पर वो खामोश हो गई। चलो बताओ क्या कह रही थी। मुझे नहीं बताना अब। मजाक कर रहा था, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। रहने दो तुम, मुझे बात ही नहीं करनी। वो मुंह फुलाकर जाने लगी तो वो घूम कर उसके सामने आया। तुम यहाँ से मेरी लाश से ही गुजर कर जाओगी, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आदिल के अंदाज पर अमसाल का मुंह खुला था। जैसे तुम्हारी मर्जी। अमसाल ने कंधे उचकाती आगे बढ़ी तो आदिल ने उसका बाजू पकड़कर रोका। मुझे लगा तुम फिल्मी हीरोइन की तरह मेरे मुंह पे हाथ रखकर कहोगी, ना आदिल ऐसे ना कहो, मगर तुमने तो बेमुरवती की हद ही कर दी। आदिल के मुंह बसूड़ने पर वो खिलखिलाकर हंसी तो उसने सुकून का सांस लिया। मेरा अभी दिमाग खराब नहीं हुआ जो ऐसे कहूँगी। हाँ भाई, तुम क्यों कहोगी, तुम कौन सा मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी बला से जीऊँ या मरूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ ये तो है। अमसाल ने झट सर हिलाया। बंदा दिल रखने के लिए ही कह देता है, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। लो भाई, मैं क्यों खामखा झूठ बोलूं। बात करते करते वो चौंकी। एक मिनट, तुम ज़रा मुझे ये बताओ, तुम्हारे मोबाइल में मेरी तस्वीरें क्या कर रही हैं। उसके पूछने पर वो मुस्कुराया। अब तुम्हारी तस्वीरें नहीं रखूँगा तो किसकी रखूँगा। निकाह से पहले की है आदि, तुम मेरी बेखबरी में पिक्चर्स लेते रहे हो, चोर कहीं के। अमसाल की बात पर उसने कहका लगाया। हाँ, तुम्हें कोई एतराज़ है। और हमारा निकाह भी तुम्हारे कहने पर ही हुआ है, तुमने ही दादू से कहा था ना। बिल्कुल, कोई एतराज़ है। हाँ ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। तो फिर किससे करनी थी। आदिल ने अब्रू उचकाए। किसी अच्छे इंसान से करनी थी। हाँ, मैं तो रोज़ 10 बंदे कत्ल करके आता हूँ ना। आदिल ने जलकर कहा। हो भाई, किसी हैंडसम से हीरो टाइप से बंदे से करनी थी ना। क्यों, मुझे क्या है, अच्छा खासा हैंडसम हूँ। यूनी में लड़कियाँ मरती थी मुझ पर। इतना वेल एजुकेटेड और वेल सेटल बंदा मिल गया है, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। आदिल ने फ़क्र से कॉलर झाड़े। और वो जो तुम हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते हो और डांटते भी हो। अमसाल की बात पर उसने आंखें फाड़ी। मैंने कब गुस्सा किया है तुम पर और कब डांटा है, बताना ज़रा मुझे। वो जो उस दिन डांटा था वो कब। अच्छा छोड़ो ना। अमसाल को सोचने से भी याद ना आया तो वो झुंझलाई। जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें होंगी, कोशिश कर रहा हूँ खुद को बदल सकूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब एकदम तो नहीं बदल सकता ना। इसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई शिकवा है तो तुम बता सकती हो। आदिल के धीमे लहजे पर अमसाल को शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो सही तो कह रहा था। निकाह वाले दिन के बाद से उसने डांटना तो बहुत दूर की बात, कभी सख्त नज़र से भी नहीं देखा था। सॉरी ना, बस मजाक कर रही थी। अमसाल ने उसके कंधे पे सर रखा। लेकिन मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है। अमसाल ने उसके कंधे से सर उठाकर उसे देखा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम दोनों जैसा दगाबाज और फ्रॉड बंदा मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। फरहाद के पास बैठते अमसाल और बाजिल को सद्दाम ने कड़े तेवरों से घूरा। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया है। बाजिल जानकर भी अनजान बना। मैंने तुम लोगों की हेल्प इसलिए नहीं की थी कि अपना काम निकल जाने के बाद मेरा भूल जाओ तुम लोग। अगर मेरा काम ना किया तो मैंने ऐलान करवा देना है कि बहराम को तुम लोगों ने अगवा करवाया था। उसकी बात सुनकर अमसाल ने सद्दाम को कुर्सी पर खींचते हुए कुर्सी पर पटका। दिमाग खराब हो गया क्या, चीख क्यों रहे हो, अभी कोई सुन लेता तो। हाँ तो सुन ले, अच्छा है, सबको पता चल जाएगा। सद्दाम, अमसाल चिकी थी। ये क्या चक्कर है भाई। फरहाद के पूछने पर अमसाल के ना करने के बावजूद सद्दाम ने उसे बताकर ही दम लिया। माय गॉड, क्या चीज़ हो तुम दोनों, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कोई ऐसे भी कर सकता है। हम कर सकते हैं ना, बाजिल ने फ़क्र से कहा। वाकई तुम ही कर सकते हो। वैसे कज़िन, तुम्हारी कल वाली फ़ाइट देखकर मज़ा आ गया था। फरहाद की बात पर अमसाल चौंकी। तुमने कहाँ देखी। हमने तो टीवी पर लाइव देखी थी। हमसे मतलब कौन कौन। हमसे मतलब हम सब घर वाले। अमसाल ने बाजिल की तरफ देखा। बाजी कैसे। मुझे अदी ने अपना मोबाइल दिया था कि LED से अटैच कर दूं। उसने तुम्हें कुछ दिया था, कोई गैजेट वगैरह। हाँ, कुछ दिन पहले एक वॉच तो दी थी, कहा कि कभी भी उसको ना उतारूं। अमसाल ने सोचते हुए कहा। ओह, तो फिर उसी वॉच में ही उसने कुछ फिट करवा कर अपने मोबाइल के साथ अटैच किया होगा। अब तो मुझे लगता है एक बार खुद को मुकम्मल तौर पर स्कैन करवा ही लूँ। पता नहीं क्या कुछ फिट करवा चुके हैं ये लोग। मैंने शायद कुछ कहा है। सद्दाम ने खुद पर से तवज्जो हटते देखकर सर पीटा। अच्छा करते हैं, कुछ बेसब्रे क्यों हो रहे हो। सब्र का फल मीठा होता है। बाजिल उसे सब्र की तलकीन करते हुए उठ गया। हाँ, लेकिन ख्याल रखना, कभी कभी ये फल महबूबा की कहीं और शादी की सूरत में भी निकल आता है। उसके पीछे अमसाल भी खिसक गई। जब तक वो हॉल में दाखिल ना हो गई, फरहाद उसे देखता रहा। उसको नोट करते सद्दाम ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया।
लेट हो गए बॉस, इसलिए अपने दिल और नज़रों को कंट्रोल में रखो। अपनी चोरी पकड़े जाने पर फरहाद खजल होकर रह गया। जानता हूँ यार, लेकिन ये अकम्बक दिल भी तो समझे ना। जब जब सामने आती है फिजूल में ज़िद करने लगता है। फरहाद ने बेबसी से कहा, अगली बार जब ये ज़िद करे ना तो उसे बहराम का हशर याद करवा देना। आई एम श्योर खुद ही संभल जाएगा। सद्दाम की बात सुनकर फरहाद ने बेसाख्ता झुरझुरी ली थी। जब मुझे बताया गया आदिल का निकाह अमसाल से हुआ है तो मुझे यकीन ही नहीं आया था कि कहाँ ख़ानदान भर में सबसे ज़्यादा संजीदा मिजाज और खड़ूस बंदा और कहाँ अमसाल जैसी नटखट लड़की। ओ भाई, मोहब्बत सब कुछ करवा देती है। तुमने देखा नहीं कितना बदल गया है। गुस्सा जिसकी नाक पर धरा होता था अब उसको याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम उसने कब किसी पर गुस्सा किया था। हर वक्त उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहने लगी है। सख्ती और सदमहर लहजा जिसका खासा हुआ करता था अब बात करता है तो बला की नरमी होती है। कभी कभी तो मैं हैरान होता हूँ कोई इतना कैसे बदल सकता है। सद्दाम के लहजे में हैरत नुमाया थी। और मेरी मानो तो खुद को यहीं रोक लो, किसी को भनक भी पड़ गई ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों खानदान कई सालों बाद मिले हैं, उम्मीद करता हूँ कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। सद्दाम उसका कंधा थपथपाता हुआ उठ गया। उसकी सुबह आँख खुली तो अमसाल को काउच पर आलती पालती मारे मोबाइल में मसरूफ़ पाया। सवेरे सवेरे उसको यूँ अपने कमरे में पाकर उसके होठों पर बेसाख्ता से मुस्कुराहट छाई। क्या बात है जानब, रुखसत होकर आ गई हो क्या? फ़िलहाल तो पनाह ली है यहाँ, तुम्हारी सास से छुपी बैठी हूँ। क्या करके आई हो? आदिल ने तकिए पर कहानी के बल टेक लगाई। ज़्यादा कुछ नहीं, बस दोनों हवेलियों के किचन का गैस कनेक्शन और फ्रिज का बिजली का कनेक्शन काटा है। जो बंदा दूध लेकर आया था उसे वापस भेज दिया कि आज कोई भी घर पर नहीं है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। घी, चीनी और पत्ती भी गायब कर दी है। क्यों? आदिल ने हैरानी से पूछा। एवी अमसाल ने लापरवाही से शाने उचकाए। वो उसे देख कर रह गया। इसका मतलब आज नाश्ता नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स। तुम्हारा क्राइम पार्टनर कहाँ है? आज भाई को जल्दी जाना था तो वो उनके साथ ही चला गया है। अदी था नहीं, शहरी भाई भी चले गए। मुझे यही जगह सेफ लगी तो यहाँ आ गई। अब अगर कोई पूछे तो कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ। ओके बॉस। आदिल ने सर को हल्का सा खम दिया। इतने में बाहर से सारिया बेगम की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो शायद हर जगह से उन्हें ढूंढकर उसी के कमरे की तरफ आ रही थी। लो आ गई तुम्हारे साथ, अब संभालो। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो सारिया बेगम को खड़े पाया। जी खाला, आदिल ने अध खुले दरवाजे के दरमियान खड़े होते पूछा। जले और बाजी तुम्हारे पास है? नहीं, वो यहाँ क्यों होंगे? खैरियत? अब सुबह सुबह उनका क्यों पूछ रही हैं? उन दोनों के होते हुए कहाँ खैरियत हो सकती है? उठते साथ ही किचन तलपट करके खुद भी पता नहीं कहाँ दफ़ा हो गए हैं। चलो कोई नहीं खाला, अब किसी को बुलवाकर गैस और बिजली फिक्स करवा लें। आदिल की बात पर जहाँ अमसाल ने दांत कचकचाए वहीं सारिया बेगम जाते जाते रुकी। तुम्हें कैसे पता वो बिजली और गैस का कनेक्शन काट गए हैं? उन्होंने मशकूक नज़रों से उसे देखा तो छटपटाया। वो खाला आपने अभी तो बताया है। नहीं, मैंने नहीं बताया, उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। अरे आप भूल गई, आपने ही तो कहा कि वो बिजली और गैस का कनेक्शन काट गए हैं। वरना मुझे कैसे पता हो सकता है? आप जाए, मैं बुलवाता हूँ किसी को। आदिल ने उन्हें भेज कर वापस पलटा तो अमसाल को खुद को घूरते पाया। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता आदि? पहली बार बोला है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। हैं? अमसाल ने अचंभे से देखा। तुमने रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करना है तो तुम्हें बचाने के लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा ना। अमसाल ने मसनूई गुस्से से कुशन उसकी तरफ उछाला जैसे आदिल ने हंसते हुए कैच किया। तुम बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर किचन को देखता हूँ, वरना सारा दिन भूखे रहना पड़ेगा। कुछ पता चला कहाँ गए हैं दोनों? सब जगह देख चुके हैं, अब तो फिक्र होने लगी है। हाजरा शाह ने फिक्रमंदी से कहा। जाना कहाँ है? चौकीदार बता रहा है कि बाजिल शहरी के साथ गया है और अमसाल आदिल के कमरे में है, मगर मेरे पूछने पे तुम्हारा बेटा साफ मुकर गया है। सारिया बेगम ने पहले बीजान और फिर खतीजा बेगम से कहा। पहले मुझे एक उम्मीद थी कि ये लड़की सुधर जाएगी, मगर उसको बचाने के लिए आदिल के यूं धड़ल्ले से झूठ बोलने पर मुझे यकीन हो गया है कि मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। छोड़ो ना सारिया, बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। और तुम्हारी बात सुनकर मुझे सुकून हो गया है कि हमने अमसाल के लिए कोई गलत फैसला नहीं किया, वरना मुझे धड़का लगा रहता था कि जितनी वो नटखट सी है उतना ही आदिल गुस्से का तेज, कहीं हमने कोई ज़्यादती ना कर दी हो। खदीजा बेगम की बात पर सारिया बेगम ने सर झटका। अच्छा तुम ये बताओ कि किचन का क्या करना है? आदिल कह रहा है कि किसी को बुलवाता है। चलो कोई नहीं बहू, बच्चे हैं, मजाक ही किया है, तुम दिल पर ना लो। मैं बता रही हूँ, आपके ये बच्चे किसी दिन कोई बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर देंगे, फिर मुझे कोई ना कहे। वो जलती भुनती उठ गई। घर में दावत की तैयारियां चल रही थी। अमसाल ने आयशा से स्पेशली फरमाइश करके अपने लिए ड्रेसेस बनवाए थे। सारिया बेगम उठते बैठते उन्हें इंसान बनकर रहने की तलकीन कर रही थी, जिन्हें वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहे थे।
دوسرے شہر سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ امثال ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہال میں داخل ہوئی تو فوزیہ اور ساریہ بیگم کے پاس بیٹھی عورت کی بات سن کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ پتر آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سریہ شاہ نے اس کو واپس پلٹتے دیکھ کر پکارا۔ السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام، یہاں آؤ، ان سے ملو، یہ تمہاری پھپھو دادی، میری اور تمہاری دادی کی نند۔ سریہ شاہ نے تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری اور بھولی بھالی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس خاتون نے اس کا منہ ماتھا چومتے ہوئے باقاعدہ اس کی بلائیں لے ڈالی۔ ان کی بھولی بھالی بات پر سریہ شاہ اور حجرہ صاحب مسکراہٹ دبائی۔ شکریہ دادی جان، آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ امثال نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجائی۔ ارے دادی صدقے، وہ تو باقاعدہ واری جا رہی تھی۔ میں اب جاؤں؟ امثال نے پلکیں جھپکائی۔ ہاں ہاں پتر جا۔ تو امثال نے نزاکت سے چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تھوڑا آگے جا کر اس کے حلق سے قہقہا بلند ہوا تھا۔ ڈیرے سے آتے فرحات نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ خیریت امثال، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ ٹرسٹ میں ہادی، کل بہت مزہ آنے والا ہے۔ امثال ہنستے ہوئے لان میں بیٹھے بازل کی طرف بڑھی۔ ہادی، نائس نیم، آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں دیا۔ فرحات اپنی سوچ پر مسکرایا اور لان کی طرف دیکھا جہاں امثال بازل کے ساتھ کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر شرارت دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ ڈیجے خالہ، یہاں گاؤں میں کوئی سپیرا ہے کیا؟ امثال نے خدیجہ بیگم کی گود میں گھستے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے تو، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی۔ ایسے تو نہیں، کوئی نہ کوئی شرارت ہی کرنی ہوگی۔ خدیجہ اس کے سر میں چپت لگائی۔ ہاں ہاں خالہ، کتنا سمجھنے لگی ہیں آپ مجھے۔ صرف خالہ ہی نہیں، خالہ کا بیٹا بھی سمجھنے لگا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اس نے ساریہ سے جھوٹ بولا؟ ہاں خالہ، آپ کو کیسے پتا؟ تمہاری ماں بتا رہی تھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ماما کو پتہ چل گیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، تم دونوں کو کیا لگا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ ویسے بھی میں نے صبح تمہیں عادل کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ماما، اگر ساس بہو کی محبت کا عملی مظاہرہ ہو گیا ہو تو دادو کی بات سن لے، آپ کو باہر لان میں بلا رہی ہے۔ خالہ، کچھ جل رہا ہے لگتا، ثانی ہی جل رہی ہے۔ پاگل لڑکی، وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے اگر تمہارا بھی دل چاہ رہا ہو تو وہ رہی تمہاری ساس، جا کے اٹھوا لو تم بھی لاڑ، ہمیں تو نظر نہ لگاؤ۔ امثال نے فوزیہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح بے شرم تو نہیں ہو سکتا، تم تو آج کل اکثر عادل لالا کے ساتھ پائی جاتی ہو، شامل نے کہا۔ او بی بی، شوہر ہے وہ میرا، اب اگر تم دونوں کے شوہر تمہیں منہ نہیں لگاتے تو میں کیا کروں؟ یار امان بھائی، اپنی بیوی کو تھوڑا ٹائم دے دیا کرے، بیچاری خواہ مخواہ میں جیلس فیل کر رہی ہے۔ امثال نے امان کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچی۔ میں تو ہمہ وقت تیار ہوں، مگر کوئی لفٹ ملے تب نا۔ امان نے سر دھا بھری۔ شامن تو اسے چھیڑ کر پچھتائی تھی۔ اب جاؤ، جا کے ٹائم دو اپنے ان کو، بیچارے نے ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے جی جم ہی جانا ہے۔ امثال نے شامن کے پاس سے گزرتے ہوئے ہلکا سا پش کیا تو وہ امان کے پاس صوفے پہ جا گری۔ اس کو جارحانہ انداز میں اٹھتے دیکھ کر امثال دو سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر بھاگ گئی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ بازل اور امثال بیرونی گیٹ کے پاس پہنچے تو گاڑی سے اترتے قاسم شاہ نے انہیں روکا۔ ایک کام سے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ اور گارڈز کے بغیر؟ جہاں بھی جا رہے ہو گارڈز کو ساتھ لے کے جاؤ۔ یہیں گاؤں میں ہیں، بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، گارڈز کی ضرورت نہیں۔ پر بیٹا، کوئی نہیں تایا جان، ہم بس یوں گئے اور یوں آئے۔ امثال نے چٹکی بجائی اور ان کا جواب سنے بغیر باہر نکل گئے۔ فیض بچے باہر جا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے جاؤ، خاص خیال رکھنا، جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس آنے چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھے؟ قاسم شاہ نے گیٹ کے باہر بیٹھے اپنے گارڈز کو ان کے پیچھے بھیجا۔ جی صاحب، وہ سر ہلاتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امثال عادل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ہاں بولو، عادل نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ پہلے تم اسے بند تو کرو۔ امثال نے ہاتھ مار کر اس کا لیپ ٹاپ بند کیا۔ اوکے کہو، میں ہمتن گوش ہوں، پرومس کرو میری بات مانو گے؟ پہلے کبھی کسی بات سے نہ کی ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے پرومس۔ ضربہ یونی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، تو اس نے سفارش کروائی ہے تمہاری؟ حالانکہ بھائیوں سے بات منوانے کے لیے کسی تیسرے کی سفارش کی ضرورت ہوتی تو نہیں۔ خاندان میں کوئی بھی لڑکی یونی نہیں جاتی، باقیوں کی طرح وہ بھی کالج میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ میں جاتی ہوں نا، ضربہ کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہاری بات اور ہے امثال، تم میں اور اس میں فرق ہے۔ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری بہن ہے اور میں شہریار کی۔ دیکھو امثال، تم ضربہ سے تو کیا خاندان کی باقی لڑکیوں سے بھی کہیں بہتر ہو، مضبوط ہو، ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکتی ہو، اچھا برا سمجھ سکتی ہو، جبکہ ضربہ یہ ثانی نہیں ہینڈل کر سکتی۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، بھیڑیے اور گدھ ہر جگہ مل جائیں گے جو نوچنے کو تیار رہتے ہیں، ہر روز ملتا ہوں ایسے لوگوں سے۔
पहले सानी को भी इसलिए मना नहीं किया था कि शहर जाकर पढ़ने से खुदा न खास्ता मुझे उस पर भरोसा नहीं था। तो उन्हें मजबूत बनाओ आदि, उन्हें सपोर्ट करो, हालात से लड़ना सिखाओ, उन्हें बावर करवाओ कि चाहे कुछ भी हो तुम हर हाल में उनके साथ हो। तुम्हें पता है शहरी भाई हमेशा मुझे कहते हैं कि जले कुछ भी हो जाए तुम हमें अपने पीछे पाओगी। अगर कभी किसी इस दुनिया के किसी जालिम से सामना हो जाए तो उसको अपने हिसाब से देख लेना, बेशक उसकी जान ले लेना, तुम्हारे भाई संभाल लेंगे। ये मेरे भाइयों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस ही है जो आज मैं सर उठाकर चलती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा होना ना होना उनके लिए बराबर है। तुम्हारे ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जब होते हो तो तुम्हारा सामना करने से कतराती हैं, डरती हैं तुमसे। मैं एडमिशन फॉर्म ले आई हूँ, तुम खुद जाकर जरवा को दो, उनको अपने होने का एहसास करवाओ कि दोबारा जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तुमसे शेयर कर सके, ना कि कई कई दिन सोचने में लगा दें या फिर किसी तीसरे का सहारा ले। भाई बहनों का मान होते हैं, उनकी आस और सारा साया होते हैं। भाई तो ऐसे होते हैं जैसे मेरे हैं, समझ रहे हो ना। अमसाल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो उसने सर हिलाया। ओके उठो फिर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रॉस्पेक्टिक्स और फॉर्म देती हूँ और फिक्र मत करना, वो हमारे ही डिपार्टमेंट में एडमिशन लेगी। अभी हमारा एक सेमेस्टर रहता है और अगर तुम्हें ज़्यादा टेंशन हुई तो डिग्री के बाद मैं या बाजी लेक्चरशिप ले लेंगे। तुम जानते हो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अमसाल उसे लेकर अपने कमरे में आई और फॉर्म उसे दिया और सानिया जरवा के कमरे के बाहर छोड़कर वापस चली गई। वो अंदर दाखिल हुआ तो सानिया उसे देखकर चौंकी। वो बहुत कम उनके कमरे में आता था। लाला आप, कोई काम था तो हमें बुलवा लेते। हाँ, मैं जरवा का एडमिशन फॉर्म लाया था। सच लाला? जरवा ने बेयकीनी से पूछा तो आदिल मुस्कुराया। हाँ ये देखो। आदिल ने फॉर्म उसके सामने किया। जरवा ने जल्दी से फॉर्म पकड़ा और खोलकर देखने लगी। ओह गॉड, ये तो वाकई ही फॉर्म है। थैंक यू सो मच। कहते हुए वो उसकी तरफ लग गई मगर उसके पास जाकर रुक गई। रुक क्यों गई? आओ। आदिल ने बाजू वाह किए। वो झिझकती हुई उसके गले लगी। उसने हाथ बढ़ाकर सानिया को भी अपने साथ लगाया। आई एम सॉरी, सो सॉरी, मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया, अपने भाई को माफ़ कर दो। आदिल ने बारी बारी दोनों के सर को चूमे तो उनकी आंखें भीगी। दिस इज़ नॉट फेयर लाला, आप मुझे भूल गए। दरवाजे में खड़ी आयशा अपनी नम आंखें साफ करते उनके पास आई। सानिया और जरबा पीछे हटी। बिल्कुल भी नहीं। आदिल ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगाया। आप ही, आपको पता है लाला मेरा यूनी का एडमिशन फॉर्म लाए हैं। जरबा ने चहकते हुए आयशा को बताया और प्रॉस्पेक्टिक्स खोलकर उसे देखने लगी। उसका अंदाज देखकर वो तीनों हंस पड़े। ये फुल करके मुझे दे देना, मैं सबमिट करवा दूंगा। थैंक यू लाला, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जानता हूँ अगर पहले मैंने सानी या आयशा को परमिशन नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उन पर भरोसा नहीं था, बस बाहर की दुनिया से डरता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जहाँ तक रही शिकायत की बात, तो जिनके साथ एडमिशन ले रही हो तो तुम्हारी शिकायत ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे फितने हैं दोनों। लाला आप अमसाल को ऐसे मत कहे, वो हमारी पक्की वाली दोस्त है। सानिया की बात पर आदिल ने लब सुकेड़े। ओह मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पर उसकी हिमायती भी मौजूद है। बिल्कुल हमारी सबसे अच्छी वाली दोस्त है। जरबा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और भाभी भी, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फितना भी। आदिल की बात पर उन चारों की हंसी गूंजी थी। मैं बताऊंगी आप ही को। जरबा ने आंखें घुमाई। हाँ तो बता देना, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ। आदिल ने कंधे उचकाए। ओ रियली लाला, हम सब देखते हैं और समझते हैं। उनकी एक घूरी पर आप सीधे हो जाते हैं। कभी खुद को देखिएगा आप क्या थे और उन्होंने क्या बना दिया है। जरबा ने उसे बताया कि वो लोग बेखबर नहीं, और वो कान खुजाता इधर उधर देखने लगा। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। सारे बेगम अमसाल का सर अपनी गोद में रखा तो अमसाल ने आंखें फाड़ी। मामा आपकी तबीयत ठीक है ना? अमसाल ने उनके माथे पे हाथ रखा तो वो मुस्कुराई। हाँ बेटा ठीक हूँ। तो फिर ऐसे की बात कर रही हैं? कैसे? वो अनजान बनी। प्यार से, लाड से। मजाल है जो इस लड़की को इज्जत रास है। उन्होंने दांत पीसते सोचा। मेरी बेटी हो, क्या मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकती? उन्होंने उसके बालों में उंगलियां फेरी। मामा आपकी आंखों में प्यार ही प्यार उमड़ रहा है जो मुझे किसी खतरे का सायरन दे रहा है। इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक आए आप मुद्दे पर आ जाएं। अमसाल उठकर बैठी। हम लोगों ने फैसला किया है कि सबकी रुखसती कर दी जाए। तुम्हारी दादू ने 15 दिन बाद की डेट फाइनल की है। उनकी बात सुनकर उसकी आंखें चमकी। वाह कितना मज़ा आएगा ना, शहरी भाई और अदी की शादी होगी। मामा मैं ढेर सारी शॉपिंग करूँगी और आप मुझे टोकेंगी भी नहीं। सिर्फ उन दोनों की नहीं बल्कि बाजिल का निकाह और तुम्हारी रुखसती भी साथ ही तय पाई है। उन्होंने उसके सर पर बम गिराया। व्हाट? वो बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। मामा अभी तो मेरा एक सेमेस्टर रहता है, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं कहीं भागी जा रही हूँ तो रुखसती के बाद पढ़ लेना, कौन सा कोई मना कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी अभी कोई रुखसती, आप जाकर मना कर दें।
दिमाग ठीक है तुम्हारा? बड़ों का फैसला है ये, और खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। हर बात में लाड अच्छा नहीं होता। अब की बार उन्होंने सख्ती से कहा तो वो सोच कर खामोश हो गई। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसके इतनी आसानी से मान जाने पर उन्हें हैरानी हुई। अमसाल उन्हें वहीं छोड़कर सीधी हाजरा शाह के कमरे में गई। आदिल पहले से ही उनके पास बैठा था। दादू, ये क्या चल रहा है घर में? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। दादू, इतनी भी क्या जल्दी है? आप बाकियों की रुखसती कर दे, मेरी स्टडी के कुछ माह रहते हैं। अमसाल झंझलाई। पुत्र, मैं अपनी ज़िंदगी में तुम सबको अपने घरों में खुश देखना चाहती हूँ। उस बुढ़िया की इतनी सी बात नहीं मान सकती। क्या है यार, पहले दादा जान ने इमोशनल ब्लैकमेल करके निकाह करवा दिया और अब आप भी वही कर रही हैं। अमसाल ने मुँह बसोरा। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना? हाजरा बेगम ने उसे पुचकारा। अच्छा ठीक है, मगर बाकी सबके साथ मेरी डेट नहीं रखे, या पहले रखे या फिर बाद में। 8-10 दिन का गैप रख ले। मुझे शहरी भाई और अदी की शादी एंजॉय करनी है। मगर पुत्र, कोई अगर मगर नहीं, आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकती। बस मैंने कह दिया है, आप 8 दिन बाद की डेट रख ले, वरना मैंने नहीं करनी। अच्छा चल ठीक है, तुम जैसे कहो। हरगिज़ नहीं दादू, आप पहले हमारी डेट रखें। इसका कोई भरोसा नहीं, कल को कोई नई बात इसके दिमाग में समा जाए और ये फिर मुकर जाए। कब से खामोश बैठा आदिल बोल उठा। बिल्कुल भी नहीं दादू, आप बात की रखे। नहीं, पहले की। आदिल ने उसे घूरा। बात की? पहले की। हाजरा कभी कभी अपने पोते को देखती तो कभी अपनी पोती को। तुम दोनों फैसला करके बता देना, हम इसी हिसाब से रख लेंगे। हाजरा शाह ने तंग आकर कहा तो वो दोनों खामोश हो गए। इसकी बात मान रही है ना, तो मेरी भी माने, आप बस पहले की रखे। आदिल ने बात ख़त्म की। कहे तो वो ठीक रहा है। चलो ठीक है, 15 दिन की सबकी रखते हैं, तो 8 दिन पहले की तुम्हारी रख देते हैं। मैं सबको बुलाकर कह देती हूँ। दादू, बस मैंने कह दिया है तो कह दिया, अब कोई बहस नहीं होगी। तुम लोग बैठो, मैं वज़ू कर लूँ। वो उठकर वॉशरूम में चली गई। मुझे ये 15 दिन भी बहुत लग रहे थे। थैंक्स मेरा इंतज़ार कम करने के लिए। आदिल की बात पर उसने घूरा। देख लूँगी तुम्हें तो। जाते जाते उसने धमकी दी। श्योर हनी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बस मुझे ही देखती रहो। आदिल ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आई लट खींची। वो पैर पटकते बाहर निकल गई। सबकी शादियों की डेट रखी जा चुकी थी। अमसाल की फरमाइश पर उसकी रुखसती पहले रखी थी। सारिया बेगम ने शोशा डाला कि सब लोग अपने कामकाज वाले दिन को सारिया बेगम ने शोशा डाला कि सब लोग अपने कामकाज वाले हैं, कौन इतना फ्री है जो रोज़ रोज़ शादियों का फैलावा संभालेगा। तो सबने मिलकर तय किया कि उनके रुखसती के 2 दिन बाद शहरियार और अदीद, अमान, दरियाब और सद्दाम के साथ साथ फरहाद और रामीन की तारीख रख ली जाए। पहले तो फरहाद ने साफ मना कर दिया कि वह भी शादी नहीं करना चाहता, जिस पर सद्दाम ने उसे समझाया कि जो वो चाहता है वो अब हो नहीं सकता, इसलिए चुपचाप बड़ों की बात मान ले। तो उसने शर्त रखी कि उसे शादी के बाद रामीन को लेकर बाहर शिफ्ट होने दिया जाए। तो राशिद शाह को मानते ही बनी। दोनों हवेलियों में रोज़ ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही थी। शहरियार और अदीद ने सारिया बेगम से वाज़ेह कहा था कि अमसाल की शॉपिंग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो वो कहेगी, जैसा कहेगी वैसा ही करेंगी। हॉल बुकिंग की बारी आई तो अमसाल ने नया शोशा छोड़ा कि उसे अपने शहर वाले घर से रुखसत होना है। तो राशिद शाह और शहरियार के हामी भरने पर सारिया बेगम सिवाय सर पीटने के और क्या कर सकती थी। बाजिल अमसाल के कमरे में आया तो वो आंखें बंद किए, कानों में हैंड फ्री लगाए काउच पर लेटी हुई थी। वो जो उसे बुलाने आया था उसको यूं बेखबर देखकर बाजिल ने हाथ में मौजूद शापर उस पर उलट दिया। अमसाल ने अपने ऊपर कुछ गिरता महसूस करके पट से आंखें खोली। अपने ऊपर छिपकलियों का ढेर देखकर उसकी हलक से फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई थी। आदिल जो पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था, उसकी चीखें सुनकर जल्दी से अमसाल के कमरे में गया, जहाँ वो बेड पर चढ़े आंखें बंद किए मुसलसल चीख रही थी और साथ में बार बार अपने कपड़े झाड़ रही थी। सामने खड़ा बाजिल खड़ा कह लगा रहा था। क्या हुआ अमसाल, क्यों चीख रही हो? आदिल की आवाज़ सुनकर अमसाल ने आंखें खोली और भागकर उसके पास पहुंची। ये देखो, कितनी छिपकलियाँ इसने मुझ पर फेंकी हैं। आदि, कितनी ढेर सारी। अमसाल ने अटकते हुए बात मुकम्मल की। कांच पर छिपकलियों का ढेर देखकर उसने गहरी सांस ली। रिलैक्स अमसाल, देखो प्लास्टिक की है। ये देखो। उसने एक उठाकर उसके सामने की तो उसका अटका हुआ सांस बहाल हुआ। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। आदिल ने उसने अपने साथ लगाते हुए उसका सर थपका। क्या चीज़ हो यार तुम लोग, कम से कम एक दूसरे को तो बख्श दिया करो। आदिल के घूरने पर बाजिल ने दांत दिखाए। अमसाल जूता उठाए उसको मारने के लिए बढ़ी तो वो छपाक से बाहर निकल गया। दफ़ा करो इसे, आओ तुम यहाँ बैठो। उसने उसे बेड पर बिठाते हुए पानी का गिलास उसे थमाया। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा अमसाल शाह छिपकलियों से डर गई। आदिल ने उसका ध्यान बटाना चाहा। मैं आंखें बंद किए बैठी थी, उसने अचानक से इतनी ज़्यादा फेंकी तो मैं डर गई थी। अमसाल ने मुंह बसोरा। उसे छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। उसने दांत कचराने पर आदिल ने सर झटका।
बीबी जी, ये बर्फ़ क्या करनी है आपने? बर्फ़ से क्या किया जाता है? अमसाल ने उल्टा उसे सवाल किया। पानी ठंडा करते हैं, मुलाजमा ने झट से जवाब दिया। तो मैं भी वही कर रही हूँ। पर बीबी, इतनी सर्दी में पानी क्यों ठंडा करना है, और ये इतना ज़्यादा क्या करना है? मुलाजमा ने उसे बाल्टी भर पानी में बर्फ़ निकाल कर डालते देखकर हैरानी से पूछा। किसी से बदला लेना है, तुम बस देखती जाओ। उसकी बात पर मुलाजमा ने बेइख्तियार झुर्री ली। अमसाल ने बर्फ़ अच्छी से मिक्स की। पानी यक ठंडा हो चुका था। उसने बाल्टी उठाई और हॉल में बैठे बाजिल के सर पर जाकर उलट दी। दिसंबर के महीने, ठंडा ठार पानी। बाजिल के तो 14 तबक रोशन हो गए थे, मगर साथ बैठा जरियाब भी मुकम्मल भीग चुका था। पागल हो गई हो क्या बेवकूफ़ औरत? इतना ठंडा पानी कौन फेंकता है, और इतनी ज़्यादा छिपकलियाँ कौन फेंकता है? अमसाल ने जवाबन घूरा। हाँ तो पानी तो नहीं फेंका था ना। चले, क्या बदतमीज़ी है ये, वो बीमार पड़ जाएगा। सारा बेगम ने उसे घुरका। मामा, इसने पहले मुझ पर ढेर सारी छिपकलियाँ फेंक कर डराया था। अमसाल ने मुंह बिगाड़ा। तुम बाज नहीं आओगे ना? शहरियार ने बाजिल को आंखें दिखाई। अमसाल एक ही छलांग में शहरियार तक पहुंची थी। भाई, इसने मुझे बहुत डराया है, मुझे लगा था मुझे हार्ट अटैक आ जाना है। अमसाल ने आंखें फैलाकर उसे शिकायत लगाई। लाउंज में जरियाब की छींकें और बाजिल के दांत बजना शुरू हो गए थे। भाई, ये बाजी पर तो पानी मैंने फेंका है। मगर जरियाब भाई क्यों इतना भीगे हुए हैं? क्या आप स्विमिंग करके आए हैं? अमसाल ने मासूमियत से पूछा। बेटा, वो भी तुम्हारा ही शिकार बना है, शहरियार ने हंसते हुए कहा। चलो बाजी, जाके चेंज करके आओ, और जरिया बेटा तुम भी चेंज करो, मैं कहवा बना कर लाती हूँ तुम लोगों के लिए। सारिया बेगम ने उनको कमरे में भेजा और खुद किचन में चली गई। बाजी, मैं उन सबको बालकनी के नीचे इकट्ठा करूँगी, तुम सारी की सारी उन पर उलट देना। अमसाल बाजिल को आखिरी हिदायत देती लॉन में बैठी शॉपिंग की लिस्ट बनाती सानिया लोगों की तरफ बढ़ी। बालकनी के नीचे जाकर ज़ोर से गिरी और हाय हाय शुरू कर दी। आवाज़ इतनी ही रखी कि सिर्फ उन तक ही पहुँच सके। वो सब की सब बेख्तियार उठकर उसकी तरफ दौड़ी। जैसे ही वो सब ऐन बालकनी के नीचे पहुँची, बाजिल ने छिपकलियों का बाउल उल्टा अपने ऊपर धड़ाधड़ गिरती छिपकलियाँ देखकर सबकी चीखें बुलंद हुई थी। और बालकनी से नीचे झांकते बाजिल और उनसे उठकर कुछ दूर जाकर खड़ी अमसाल के कह गए। उनको यूं हंसता देखकर रामीन ने आगे बढ़कर देखा। ये तो नकली है। रामीन की बात सुनकर सब धीमी पड़ी। दोनों के कह गए उन्हें उनकी शरारत समझाने को काफ़ी थे। शामिन, पकड़ो इसे, आज ये नहीं बचेगी। सानिया अमसाल की तरफ बढ़ी। थोड़ी ही देर में वो आगे थी और वो चारों उसके पीछे। आशिया आपू, बचाए ना, वहाँ क्यों खड़ी हैं? ये चुड़ैलें आपकी ननद मार देंगी। अमसाल ने आशा को वहीं खड़े देखकर आवाज़ लगाई। उसका ध्यान क्योंकि आशा की तरफ था, इसलिए वो रास्ते में पड़ा पत्थर ना देख सकी और नीचे जा गिरी। उन चारों ने उसे जा लिया। अब अमसाल की चीखें थी और उनके कह गए। अचानक अमसाल ने ज़ोरदार चीख मारी तो वो जल्दी से पीछे हटी। तुम्हें शर्म तो नहीं आती हमें यूँ डराते हुए? शामिन ने उसे के बाल खींचे। मुझे क्या पता था कि तुम लोग इतने छोटे दिल की हो। अमसाल ने मुँह बिगाड़ा। उनकी हालत देखते हुए उसने कहका लगाया। वो सब खड़ी होकर उसे घूरने लगी तो अमसाल की हंसी थमी। क्या है भाई, यूँ आंखें निकाल कर क्यों डरा रही हो मुझ गरीब को? अमसाल ने बेचारा सा मुँह बनाया। तुम कहाँ से गरीब हो? पूरी चुड़ैल हो। रामीन ने उसे घूरा। चुड़ैल नहीं, फितना कहो, फितना। आदिल लाला भी यही कहते हैं। जरबा के कहने पर उसका मुँह खुला। शर्म करो, भाभी हूँ तुम्हारी। कहीं ऐसा ना हो मैं रिवायती भाभी बनकर तुम्हारा जीना हराम कर दूँ। वो तो तुम ना भी बनो तब भी करोगी। बल्कि किया हुआ है। सानिया ने दांत कचकचाए। नहीं तो ना सही, एक तो मैंने तुम लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की, ऊपर से बातें सुनाई जा रही हो। अमसाल ने वहाँ से खिसकना चाहा। रुको। शामिन की संजीदा आवाज़ पर वो रुक कर पलटी तो उन सबको संजीदगी से खुद को देखते पाया। सॉरी यार, बस मजाक किया था। उसे लगा कि शायद वो माइंड कर गई हैं, मगर उनकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया था। सॉरी ना। अमसाल ने कान पकड़े। अचानक उन सबका कहका बुलंद हुआ था। क्या है भाई, डरा ही दिया था मुझे। अमसाल धप से नीचे बैठी थी। और वो जो हमें डराया था वो? सानिया की बात पर उसे फिर से उनकी हालत याद आई थी और उसकी हंसी छूटी थी। अब की बार उन सब की हंसी भी शामिल हो गई थी। क्या हुआ आयशा, ये आवाज़ें कैसी हैं? रिमल ने बाहर आते पूछा। कुछ नहीं, पहले एक झल्ली थी, अब 4 और शामिल हो गई हैं। आयशा ने उन 5 की तरफ इशारा किया तो मुस्कुराते हुए वापस पलट गई। आप दोनों को एचओडी साहब बुला रहे हैं। वो दोनों यूनी की रविश पर धरना दिए बैठे आते जाते स्टूडेंट को तंग कर रहे थे जब क्लास के सीआर ने आकर पैगाम दिया। क्यों, खैरियत? बाजिल हाथ झाड़ते हुए उठकर खड़ा हुआ। पता नहीं।
अच्छा, कोई उनके पास आया हुआ है क्या? हाँ, उनके पास 2 लोग बैठे हैं, एक बुजुर्ग आदमी है और एक यंग है। सीआर की बात पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो लोग एचओडी के ऑफिस पहुंचे तो वहां मुस्तफ़ा शाह और आदिल को बैठे बातें करते देखकर उनकी आंखें और मुंह बेवक्त खुले थे। उनकी नज़र पास बैठे राशिद शाह पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराहट पास की, जिस पर वो दोनों पेचोताब खाकर रह गए। अस्सलाम वालेकुम सर। दोनों ने नहायत ही मासूमियत से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो, एचओडी ने नरमी से कहा तो वो दीवार के साथ रखी खाली कुर्सियों पर बैठ गए। देखिए अंकल, एक डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिनमें सर फहरिस्त डिपार्टमेंट का निज़ाम नज़्म ज़ब्त कायम रखना है। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पिछले 3 साढ़े 3 साल से सारा निज़ाम दरहम भरम हो चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चों की वजह से। कोई टीचर, कोई स्टूडेंट इनसे महफूज नहीं। चलो छोटी मोटी शरारतें तो कोई बात नहीं, मगर इनकी शरारतें काफ़ी ऊंची और ख़तरनाक होती हैं। स्टाफ की चाय मग में नमक मिर्च मिलाना, पास से गुजरते बच्चों के हाथ से चॉकलेट, चिप्स और खाने पीने की दूसरी चीज़ें छीन कर भाग जाना तो इनके लिए मामूली और नॉर्मल बात है। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल करते हैं, कभी किसी टीचर को उनके अफेयर को लेकर तो कभी उनकी किसी और कमज़ोरी को लेकर। और हद तो यह है कि उल्टी सीधी बातें करके ये खुद ही एक के दिल में वहम डालते हैं कि फ़लाँ टीचर आपको पसंद करता है, और यही बात जाके एक दूसरे से करेंगे, और जब बात आगे निकल जाएगी तो उन्हीं को ब्लैकमेल करेंगे कि हमारी अटकी हुई असाइनमेंट और क्विज़ कवर करवाएं। अभी हाल ही में एक प्रोफेसर ने उनको अपने एग्ज़ाम में बिठाने से मना कर दिया था तो ये उनके घर पहुंच गए। उनकी वाइफ के सामने जाकर वो दुखड़ा रोया और मासूमियत की इंतहा की कि वो बेचारी सीधी सादी खातून उनकी बातों में आकर उनसे नाराज़ हो गई कि जब तक उनको परमिशन नहीं देंगी मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बेचारे की नई नई शादी हुई थी और वो भी पसंद की, तो वाइफ का रूठना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बात उन दोनों को कहीं से पता चल गई थी, इसलिए उनको मानती ही बनी। आखिरी बात पर एचओडी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। मुस्तफ़ा शाह बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर होठों पर रखे कोई अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक बार तंग आकर मैंने इन्हें यूनी से निकालना चाहा तो ये पूरी यूनी को इकट्ठा करके ले आए, और मैं हैरान था जब सारे स्टूडेंट इनकी तरफदारी कर रहे थे, यहाँ तक कि वो भी जो इनके सताए हुए थे। जब कहा जाता है कि घर से किसी को लेकर आओ तो बाहर से किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं, और हम लोग उनको वो बातें सुनाते हैं कि पूछे नहीं, और हैरान भी होते हैं कि हमारी इतनी बातों के बावजूद भी इन पर असर क्यों नहीं होता। वो तो आज एक टीचर्स की शिकायत पर हमें सर राशिद ने बताया कि वो उन्हें जानते हैं, जो कभी उनकी मामा आती थी, कभी कभार भाई और बाबा, तो कभी दादा दादी, वो सब किराए पे होते थे, और उन्होंने आपका राब्ता नंबर दिया कि आपसे राब्ता करके बुलाएं। उनकी बातों पर आदिल को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ था। आपको बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इनको समझाएं, थोड़ा तो हम पर रहम खा ले। सच बताऊं तो जब जब प्रोफेसर और स्टूडेंट शिकायत लेकर आते हैं तो मेरा एचओडी के ओहदे से दस्तबरदार होने का शिद्दत से दिल चाहता है। अब तो मुझे शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि कोई शिकायत आई है, वो भी ट्विंस की। अगर डांट दो तो इतनी मासूम और बेचारी शक्ल बनाते हैं कि खुद अपना आप जालिम लगने लगता है। और ये मजलूम, प्लीज़ अंकल थोड़ा रहम खाए हम पर और इन्हें कंट्रोल में रखें। सर बात हमारे भी बस से बाहर है, घर में हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। इस मामले में हम मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। इसके अलावा कोई और हुक्म है तो करें, हम हाजिर हैं। आदिल ने उनको देखते हुए कहा, जो उन सब से बेनियाज एक दूसरे से खुसर फुसर में मसरूफ़ थे। साईं आप छोड़े इस बात को, ये बताएं कि पढ़ने में कैसे हैं? मुस्तफ़ा शाह ने पूछा। नो डाउट कि दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, पिछले 3 सालों से क्लास टॉपर हैं, और अब तक रिकॉर्ड कायम रखा हुआ है। अमसाल फर्स्ट पे और बाजिल सेकंड पर। उनकी बात पर मुस्तफ़ा शाह के चेहरे पर फ़क्र मुस्कुराहट छाई थी। तो साईं फिर बाकी बातों को भूल जाओ, बस 6 महीने हैं, जैसे तैसे निकाल लो, हम अपने लाडलों को कुछ नहीं कह सकते। मुस्तफ़ा शाह उठ खड़े हुए। चलो आदिल। उनके पीछे वो दोनों भी निकले। दादा जानी प्लीज़ मामा को मत बताइएगा, वो बहुत बेइज्जती करेंगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने कौन सा सुधर जाना है? आदिल ने उसे घुरी दिखाई। अच्छा पुत्र तू परेशान ना हो, नहीं बताएंगे। मुस्तफ़ा शाह ने उसके सर पर चपत लगाई। तुम भी ना बताना, अच्छे वाले दोस्त नहीं हो। अमसाल आदिल का हाथ पकड़ते हुए मल्तीजाना अंदाज में गोया हुई। सर ठीक कह रहे थे, वाकई तुम्हारी मासूम सूरत देखकर बंदा खुद को जालिम फील करने लगता है। उसने अफसोस से सर झटका। चलिए जी, कहानी को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, जो शायद लास्ट हो सकती है। इसका सीज़न 2 भी है। आप लोग बताइएगा कि इसका सीज़न 2 आप लोग सुनना चाहेंगे या नहीं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।